सबसे पहले सवाल आता है व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? और अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो पब्लिक मनी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उन सब के लिए इन टोटलिटी जो टर्म यूज किया जाता है वो क्या है? पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक मनी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, पब्लिक मनी मतलब पब्लिक का पैसा, सरकार के पास में जो भी पब्लिक का पैसा आता है। और सरकार के पास में पैसा कहाँ से आता है? सरकार खूब सारे टैक्सेस लगाती है, सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, सरकार खूब सारे प्रॉफिट्स को जनरेट करती है, सरकार फाइन्स वगैरह लगाती है। बेसिकली ये जितना भी पैसा सरकार रिसीव करती है और इस पैसे को किस तरीके से खर्च किया जाएगा, कहाँ कितना पेमेंट करना है, कौन सी स्कीम चलानी है, कौन सा हाईवे बनवाना है, ये जितने भी मैटर्स हैं पब्लिक मनी से रिलेटेड उनके लिए इन टोटलिटी जो टर्म यूज किया जाता है वो है पब्लिक फाइनेंस। बेसिकली फाइनेंसिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके लिए आमतौर पर शब्द यूज किया जाता है बजट। भाई बजट में सरकार बताती है ना कि किस वर्ग पे कितना टैक्स लगेगा, कहाँ से कितना पैसा जनरेट किया जाएगा, कितना डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कितना प्रॉफिट होने वाला है, सरकार के पास में इन टोटल कितना पैसा आने वाला है। और फिर बजट में सरकार ये भी बताती है कि ये जो पैसा आ रहा है इस पैसे को आगे किस तरीके से खर्च किया जाएगा, कौन सी स्कीम चलाई जाएगी, कौन सा हाईवे बनवाया जाएगा, किस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट किया जाना है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो पब्लिक फाइनेंस इंक्लूड्स ऑल मैटर्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स और एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? पहले तो समझो फिस्कल का मतलब क्या होता है। ये जो टर्म है फिस्कल एक लैटिन वर्ड है और फिस्कल का मतलब होता है ट्रेजर ऑफ द गवर्नमेंट। ट्रेजर ऑफ द गवर्नमेंट मतलब सरकार का खजाना, मतलब सरकार का पैसा, या और सिंपल लैंग्वेज बोलें तो पब्लिक मनी। फिस्कल एक लैटिन टर्म है जिसका लिटरल मीनिंग है ट्रेजर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के हाथ में जो भी पैसा है वो। और सरकार इस पैसे को यूज करती है कंट्री के इकोनॉमिक पैरामीटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। देखो, एक तो सरकार बताएगी कि भाई कहाँ से पैसा आने वाला है, किस पर टैक्स लगेगा, किसको छूट मिलेगी। सरकार बताएगी कि कितना डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है, कितना प्रॉफिट होने वाला है, कहाँ से कितने फाइन्स कलेक्ट किए जाएंगे। सरकार पूरा डिटेल में बताएगी कि वो कहाँ से कितना पैसा रिसीव करने वाली है। और फिर सरकार आगे ये भी बताएगी कि ये जो पैसा है इसको खर्च कैसे किया जाएगा, किस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, कौन सी स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया जाएगा। ये जितना भी पैसा सरकार के पास में आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, और इस पैसे को आगे किस तरीके से खर्च किया जाएगा, कहाँ खर्च किया जाएगा, ये पूरी जो पॉलिसी है इसी को बुलाया जाता है फिस्कल पॉलिसी। भाई सरकार हमें बता रही है ना कि इस सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट होगा। अब सरकार जब ये कह रही है कि मान लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में हम ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो सरकार का एम बिल्कुल ये तो नहीं होगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूब जाए। सरकार का एम क्या है? सरकार इस पैसे को एक सर्टेन वे में यूटिलाइज करती है, यूज़ करती है और एक सर्टेन वे में इसको जनरेट करती है। उसके पीछे गोल क्या है सरकार का? कि हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो ग्रो करे, वो आगे बढ़े। सरकार का गोल क्या है? कि प्राइस स्टेबिलिटी है। सरकार का गोल क्या है? कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। सरकार का गोल क्या है? कि जो पिछड़े हुए वर्ग हैं वो आगे आए, वो बराबर आए। तो अल्टीमेटली इस फिस्कल पॉलिसी को यूज करके, ये देखकर कि कहां से कितना पैसा जनरेट करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सरकार गरीबों पे उतना टैक्स नहीं लगा सकती है जितना अमीरों पे लगा सकती है। तो कहां से कितना जनरेट करना है और वो जो पैसा जनरेट हुआ है उसको कहां पे खर्च करना है, किस तरीके से खर्च करना है, ये जो पॉलिसी है इसको बुलाया जाता है फिस्कल पॉलिसी। अगर इकोनॉमिक टर्म्स में बोले तो फिस्कल पॉलिसी इज अ सेक्शन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी विच यूजेस चेंजेस इन द रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब द मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब कि जो मनी रिसीव्ड है उसको किस तरीके से खर्च करना है, which uses changes in the receipts and expenditure of central government to influence important parameters of the economy। बहुत सिंपल, पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या है? पब्लिक मनी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उन सबको इंक्लूड करता है पब्लिक फाइनेंस। जो आम तौर पर शब्द हम यूज करते हैं वो क्या है? बजट। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है? फिस्कल एक तो लैटिन वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग है ट्रेजर ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो ट्रेजर ऑफ द गवर्नमेंट है इसको कैसे जनरेट किया जाएगा,
कहाँ से कितना पैसा रिसीव करेगी सरकार और इस पैसे को आगे किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, कहाँ कितना खर्च किया जाएगा, कहाँ कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, इस पॉलिसी को बुलाया जाता है फिस्कल पॉलिसी। आमतौर पे जो शायद हमें समझ में आए एग्जाम्पल वो क्या है, हमने इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है तो सरकार क्या कर सकती है, मनी सप्लाई को कम कर सकती है इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। मनी सप्लाई को कम करना मतलब सरकार के पास में क्या ऑप्शन है कि सरकार अपना एक्सपेंडिचर कम कर दे या सरकार जो टैक्स के रेट्स हैं उनको बढ़ा दे। मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है, सरकार फिस्कल पॉलिसी को यूटिलाइज कर रही है इस मनी सप्लाई को कम करने के लिए। और मनी सप्लाई को कम करने के पीछे का रीजन क्या है कि जो बड़ा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पैरामीटर है इन्फ्लेशन, उसको इन्फ्लुएंस करना है। और वही लिखा हुआ है फिस्कल पॉलिसी इज अ सेक्शन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी which uses changes in the receipts and expenditure of central government to influence important parameters of the economy। फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और बड़ा सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। क्या ऑब्जेक्टिव होगा, एक तो सरकार क्या चाहती है कि हायर इकोनॉमिक ग्रोथ हो। हायर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट का रेट जो है वो रेज हो, वो इंक्रीज हो, जैसे जितनी भी प्रोडक्टिव एरियाज हैं उनमें स्पेंडिंग इंप्रूव हो। ओवरऑल सरकार क्या चाहती है कि हमारे कंट्री में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो वो हायर हो, वो बेहतर हो। एक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। दूसरा, सरकार क्या चाहती है, प्राइस स्टेबिलिटी हो। सरकार चाहती है कि प्राइसेस को स्टेबलाइज किया जाए। सरकार चाहती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जाए और इसके लिए सरकार बहुत सारे फिस्कल मेजर्स को यूज करती है, जैसे टैक्स को बढ़ाना, कम करना। अभी अपन बात कर रहे थे कि मनी सप्लाई को अगर कंट्रोल करना है तो उसमें टैक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब सरकार पैसे को कुछ इस तरीके से खर्च करेगी कि उन सेक्टर्स पर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बड़े काम के हैं, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले। फिर सरकार क्या चाहती है कि जो इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस हो। एक सोशल वेलफेयर का भी एंगल है कि जो गरीब आदमी है, जो पिछड़ा हुआ इंसान है, वो भी बराबर है। और ये जो इनइक्वालिटी है ये रिड्यूस कैसे होगी, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम हो। जो अमीर आदमी है उस पर थोड़ा ज़्यादा बर्डन डालो टैक्स का, जो गरीब आदमी है उस पर कम डालो। पुअर सेक्शन के ऊपर कम लगाओ टैक्स, बिकॉज उसके पास में ऑलरेडी पैसे की कमी है। जो लग्जरी गुड्स हैं जिनको आमतौर पर अमीर आदमी खरीदता है उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा टैक्स लगा दो। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, उसको कुछ इस तरीके से करो कि जो गरीब आदमी है वो भी आगे आए, वो भी अपलिफ्ट हो। बेसिक सिंपल चीज़ें कि फिस्कल पॉलिसी क्या है। फिस्कल एक लैटिन वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग होता है ट्रेजर ऑफ द गवर्नमेंट। और फिस्कल पॉलिसी क्या है, ये जो सरकार का ट्रेजर है, ये जो सरकार का पैसा है, ये कहाँ से आएगा, कितना आएगा, किस तरीके से आएगा और इस पैसे को आगे किस तरीके से खर्च किया जाएगा, इसको बुलाया जाता है फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एट द एंड ऑफ द डे सरकार क्या करना चाहती है। दो तीन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भैया इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो, प्राइस स्टेबिलिटी हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और ये जो इनइक्वालिटी है हमारी कंट्री में ये कम से कम हो, ये एकदम से खत्म हो जाए। फिस्कल पॉलिसी के कंपोनेंट्स क्या हैं, फिस्कल पॉलिसी के तीन एस्पेक्ट्स हैं और अब तक आपको समझ में आना चाहिए। एक एस्पेक्ट तो है गवर्नमेंट रिसीट्स। गवर्नमेंट रिसीट्स का मतलब जितना भी पैसा सरकार रिसीव करेगी, कहीं से भी रिसीव करे, फिर चाहे वो सरकार के पास में टैक्स के थ्रू पैसा आ रहा है, फिर चाहे वो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू आ रहा है, फिर चाहे वो प्रॉफिट के थ्रू आ रहा है, फिर चाहे वो नॉन टैक्स के थ्रू आ रहा है, कहीं से भी जो पैसा सरकार रिसीव करेगी वो एक एस्पेक्ट है जिसको अपन बुलाते हैं गवर्नमेंट रिसीट्स। दूसरा कंपोनेंट या दूसरा एस्पेक्ट क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये जो सरकार के पास में पैसा आया, इस पैसे को सरकार किस तरीके से खर्च करेगी, कहाँ खर्च करेगी, कौन से सेक्टर पे खर्च करेगी, कौन सी स्कीम पे खर्च करेगी, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगी, ताकि ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ये ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हों। तो एक कंपोनेंट है गवर्नमेंट रिसीट्स, द मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। दूसरा कंपोनेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, द मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट। और तीसरा है पब्लिक डेथ। पब्लिक डेथ का मतलब क्या होता है, पब्लिक डेथ मतलब जो सरकार बोरोइंग्स करती है, एक तरीके से सरकार जो लोन्स लेती है, वो तीसरा कंपोनेंट है फिस्कल पॉलिसी का, पब्लिक डेट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरकार के पास में टैक्स के थ्रू या डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू या XYZ के थ्रू पैसा आ रहा है और सरकार उसको खर्च कर रही है, लेकिन एक हिस्सा ये भी तो है
कि सरकार एक्सटर्नल कंट्रीज से भी बोरो कर रही है, सरकार हो सकता है किसी स्टेट गवर्नमेंट से बोरो कर ले, सरकार हो सकता है किसी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उससे बोरो कर ले। तो ये बोरोइंग, पब्लिक डेट जो है वो भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो बजट सरप्लस में हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि सरकार के पास में जो पैसा आ रहा है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सरकार जितना खर्च कर रही है, या हो सकता है कि डेफिसिट में हो, कि सरकार के पास में पैसा आ कम रहा है लेकिन खर्चा ज़्यादा है, या एक तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि बैलेंस्ड बजट है, कि ना बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा और ना बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा, जितना आ रहा है लमसम उतना ही खर्च किया जा रहा है। तो तीन कंपोनेंट्स हैं फिस्कल पॉलिसी के। कौन कौन से तीन कंपोनेंट्स हैं? एक तो गवर्नमेंट रिसीट्स, द मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। दूसरा कंपोनेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, द मनी स्पेंट बाय द गवर्नमेंट। और तीसरा कंपोनेंट है पब्लिक डेट। और तीन पॉसिबिलिटीज हैं। तीन पॉसिबिलिटीज क्या है? एक तो सरकार सरप्लस में हो सकती है, सरकार या फिर ये कहें कि बजट सरप्लस में हो सकता है, कि सरकार के पास में जो पैसा आ रहा है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जितना सरकार खर्च कर रही है। दूसरा डेफिसिट हो सकता है, कि सरकार के ऊपर खर्चा ज़्यादा है लेकिन पैसा कम आ रहा है। और तीसरा एक बैलेंस्ड बजट हो सकता है, एक बैलेंस्ड इकोनॉमी हो सकती है कि ना बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है सरकार को, या फिर ऐसे कहें कि जितना सरकार खर्च कर रही है उतना ही लमसम पैसा सरकार के पास में आ रहा है। और ये जितना भी पैसा है सरकार का, जो भी आता है या जो भी सरकार खर्च करती है, all the receipts and expenditure of the country is credited और debited। पैसा अगर आएगा तो वो कहाँ जाएगा? वो इन तीन में से किसी एक अकाउंट में जाएगा। और पैसा अगर निकाला जाएगा तो कहाँ से निकाला जाएगा? वो इन तीन में से किसी एक अकाउंट में से निकाला जाएगा। कौन कौन से अकाउंट हैं? एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और तीसरा है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। सरकार के पास में अगर कोई भी पैसा आएगा तो पैसा या तो इन तीनों फंड्स में से किसी एक फंड में जाएगा, और अगर पैसा खर्च करेगी सरकार तो कहां से खर्च करेगी? इन तीनों में से किसी एक अकाउंट में से पैसा निकालेगी और खर्च करेगी। कौन कौन से तीन अकाउंट हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इन तीनों अकाउंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर डिटेल में देखना है तो हमने इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत के सेशंस कंप्लीट किए हुए हैं। वहाँ पे पूरे डिटेल में बातचीत की गई है इन तीनों अकाउंट्स के बारे में। अगर पूरा प्रॉपर डिटेल में पॉलिटी के हिसाब से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन सेक्शंस में जाओ और वहाँ पे एक सेशन है, उस सेशन में इन पूरे अकाउंट्स के बारे में डिटेल में बातचीत की गई है। यहाँ अपन थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप लाइक का बटन दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ 2-3 लोगों ने मुझे कॉमेंट किया, 1-2 मैसेज भी आया है कि थोड़े लेंदी लेक्चर्स रिकॉर्ड करो। लेंदी लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैं सोच रहा था पहले कि करेंगे, थोड़े लेंदी करेंगे, बट उनकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उतना लंबा वास्ट सिलेबस नहीं है। आपको जितना लग रहा है उतना वास्ट नहीं है। इसको जब अपन कंप्लीट करना चाहेंगे कर देंगे। ये जो 3-4 चैप्टर्स हो रहे हैं इनको और शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, बाकी तो फिर बहुत ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको बहुत जल्दी खत्म किया जाएगा। तो आप उसका लोड मत लो, अपन टाइम से पूरी बुक खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका बेसिक देख लेते हैं। इसकी बातचीत की गई है आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में बात की गई है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है वैसे ही सरकार का बैंक अकाउंट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर सिंपल लैंग्वेज बोलें तो एक तरीके से सरकार का बैंक अकाउंट है। जो भी सरकार का रेवेन्यू है वो चाहे कैसे भी आ रहा है, जितना भी पैसा सरकार के पास में आ रहा है वो सब कहाँ पे जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। जैसे हम जो भी पैसा हमारे पास में आता है सैलरी के थ्रू या किसी भी इनकम के थ्रू, तो हम अपने बैंक अकाउंट में डालते हैं, वैसे ही सरकार के पास में जितना भी पैसा आता है किसी भी थ्रू कहीं से भी आ रहा हो वो सब कहाँ पे जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। और आमतौर पे सरकार को जो भी खर्चा करना होता है वो खर्चा कहाँ से किया जाता है? इसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जाता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा आपको निकालना है, कोई भी कितना भी पैसा अगर आपको निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो वो सिर्फ पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही निकाला जा सकता है।
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहाँ बात की गई है? आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में। सिंपल तौर पे बोलें तो सरकार के पास में जितना भी पैसा आता है वो जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और सरकार को जितना भी खर्चा करना होता है आम तौर पे, कोई एक दो एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो आम तौर पे सरकार को जितना भी खर्चा करना होता है वो कहाँ से करती है सरकार? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको कोई भी पैसा निकालना है, आपको मतलब सरकार को कोई भी पैसा निकालना है, तो पहले पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरा फंड है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये जो कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया इसकी बातचीत की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 267 में। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 267। कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई अनफोर्सीन सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो उस इमरजेंसी में जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, वो जो अर्जेंट बेसिस पे खर्चा किया जाता है, वो कहां से किया जाता है? कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से किया जाता है। एकदम से कोई ऐसी जरूरत आ गई कि तुरंत हमें पैसा चाहिए, अब तुरंत पैसा चाहिए तो पार्लियामेंट के अप्रूवल का टाइम होगा नहीं, तो तुरंत के तुरंत वो पैसा कहां से निकाला जा सकता है? कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकाला जा सकता है, जिसकी बात कहां की गई है? आर्टिकल 267 में की गई है। टू मीट अर्जेंट और अनफोर्सीन इमरजेंसी एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है ये प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे होता है, लेकिन अपने को पता है कि प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करता है। प्रेसिडेंट काम करता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो एक तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के डिस्पोजल पे होता है ये कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। बट ये लिख के मत आ जाना, लिखना अपने को क्या है कि ये प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे होता है, और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे इस कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया को मैनेज करने का या संभालने का काम किसका है? फाइनेंस सेक्रेटरी का। फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे इस कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया को संभालते हैं। अच्छा, इससे पैसा विड्रॉ किया जाएगा प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ में, लेकिन पैसा विड्रॉ आप कर सकते हो प्रेसिडेंट की परमिशन से, लेकिन बाद में पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना होगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के केस में अगर आपको कोई भी पैसा निकालना है तो आपको पहले पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा। कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से अगर आप कोई भी पैसा निकाल रहे हो तो प्रेसिडेंट की परमिशन से निकाला जा सकता है, लेकिन फिर बाद में आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना होगा। और जितना भी पैसा कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाता है उसको बाद में फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिटर्न कर दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि 100 करोड़ रुपया निकाला गया कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, तो बाद में फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 100 करोड़ ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू द कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और तीसरा है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की बातचीत की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266 के क्लॉज 2 में। ध्यान रखना, 266 के क्लॉज 1 में बात की गई है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में, और 266 क्लॉज 2 में बात की गई है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के बारे में। जितने भी प्रोविडेंट फंड होते हैं, जो सैलरीड लोग होते हैं, उनकी सैलरी में से कुछ हिस्सा काटा जाता है और प्रोविडेंट फंड होता है। जितने भी स्मॉल सेविंग्स वाले फंड्स होते हैं वो सब का पैसा कहाँ पे जाता है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है। ये जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है ये गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करता। इन द सेंस गवर्नमेंट को बिलोंग कैसे नहीं करता कि ये जितना भी पैसा है ये लौटाना है। प्रोविडेंट फंड है वो क्या एक तरीके से रिटायरमेंट फंड है, तो जब आदमी रिटायर हो जाएगा तो बाद में वो पैसा लौटाना भी तो पड़ेगा। तो ये जो फंड है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करता है, और इसमें से अगर कुछ भी विड्रॉ करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। बहुत सिंपल, 3 अकाउंट्स हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसकी बात की गई है आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में, अगर इसमें से कोई भी पैसा निकालना है तो वो पैसा पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही निकाला जाएगा। दूसरा है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया जिसकी बात की गई है आर्टिकल 267 में, ये प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे होता है। इसमें से पैसा निकाला जा सकता है प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद, लेकिन जब पैसा निकाल लिया जाएगा उसके बाद में पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और जितना पैसा निकाला गया है उतना ही पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल के इस कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया में डाला जाएगा। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इसकी बात की गई है आर्टिकल 266 के क्लॉज 2 में। ये जितना भी प्रोविडेंट फंड का पैसा है या स्मॉल सेविंग्स का पैसा है वो सब जाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। ये गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करता है, और अगर इससे पैसा निकालना है तो उसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, 2 चीजें हम बार बार पढ़ रहे हैं। एक तो हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट रिसीट्स के बारे में, मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट,
और दूसरा हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में, मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट रिसीट्स हैं, मतलब जो गवर्नमेंट पैसा रिसीव कर रही है, इसको दो हेड्स में डिवाइड करके देखा जाता है। एक होती हैं रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरी होती हैं कैपिटल रिसीट्स। गवर्नमेंट जितना भी पैसा रिसीव करती है उनको दो हेड्स में डिवाइड करके देखा जाता है। एक होती हैं रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरी होती हैं कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? रेवेन्यू रिसीट्स बेसिकली रेगुलर और रीअकरिंग होती हैं इन नेचर। ये कैसे समझ में आएगा? देखो, रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब सरकार जो पैसा रिसीव कर रही है वो या तो टैक्स के थ्रू आ रहा है या नॉन टैक्स के थ्रू आ रहा है। इसको दोबारा से समझो, अपन क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट रिसीट्स की जब हम बात करते हैं, गवर्नमेंट जो पैसा रिसीव करती है उसको हम दो हेड्स में डिवाइड करके देखते हैं। एक है रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा है कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स की बातचीत हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में। रेवेन्यू रिसीट्स में मतलब रेवेन्यू रिसीट्स में जो भी पैसा आ रहा है वो भी दो तरीके से आ सकता है, एक तो टैक्स के थ्रू आ सकता है और एक नॉन टैक्स के थ्रू आ सकता है। अब अपन क्या कह रहे हैं कि ये जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं ये रेगुलर होती हैं और रीअकरिंग होती हैं इन नेचर, इन द सेंस कि टैक्स का पैसा है सरकार के पास में आना ही आना है, रेगुलर है। या जो भी नॉन टैक्स का पैसा है, कोई ग्रांट इन एड है, कोई डिविडेंट है, कोई फाइन वगैरह है, वो भी सरकार के पास में आना ही आना है। तो इस सेंस में ये जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं ये रेगुलर होती हैं और रिकरिंग होती हैं इन नेचर। रेवेन्यू रिसीट्स को दो हेड्स में डिवाइड करके देखा जा सकता है, एक तो टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स रेवेन्यू की अगर बात करें तो प्राइमरीली दो टाइप के टैक्स होते हैं, अपन ने पढ़े हुए हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू जितना भी पैसा आता है वो इस टैक्स रेवेन्यू वाली कैटेगरी में जाता है, रेवेन्यू रिसीट्स की टैक्स रेवेन्यू वाली कैटेगरी में। अच्छा, डायरेक्ट टैक्सेस का मेजर सोर्स एक तो इनकम टैक्स है और दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्सेस का मेजर सोर्स एक तो इनकम टैक्स है और दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो मेजर सोर्स है वो क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब डायरेक्ट टैक्सेस में जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो कहाँ से आता है? इनकम टैक्स से और कॉर्पोरेट टैक्स से। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो कहाँ से आता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से। फिर से देख लेते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिकॉज ये काफ़ी टीडियस सा लगेगा। अपन क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट रिसीट्स का मतलब द मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार के पास में जो भी पैसा आता है, सरकार के पास में जो भी पैसा आता है उसको दो हेड्स में डिवाइड करके देखा जाता है। एक होती हैं रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरी होती हैं कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में। और जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं उनको भी दो हेड्स में डिवाइड करके देखा जाता है। एक होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। एक तो टैक्स के थ्रू पैसा आता है सरकार के पास में और दूसरा नॉन टैक्स के थ्रू पैसा आता है सरकार के पास में। जब हम बात करते हैं टैक्स रेवेन्यू के बारे में तो टैक्स प्राइमरीली दो टाइप के हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू जो भी पैसा आता है वो होता है टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा। और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में कई सारे तरीके हैं, मतलब कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीट्स। इंटरेस्ट रिसीट्स मतलब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये स्टेट गवर्नमेंट्स को या पीएसयूज को या स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को लोन्स देती है। भाई जब किसी पीएसयू को या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी को या किसी स्टेट गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होगी तो किसके सामने हाथ फैलाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऐसी बॉडीज़ को लोन्स देती है। इन लोन्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट किसका हिस्सा है? नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा है। लेकिन एक चीज याद रखना कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो हिस्सा होगा कैपिटल रिसीट का। ये इंपॉर्टेंट है और ये छोटी छोटी चीजें ये पूछी जाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लोन देती है स्टेट गवर्नमेंट को या किसी पीएसयू को या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी को या किसी को भी, उस लोन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा है। वो इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीट्स के नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा है। लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जैसे सरकार ने मान लेते हैं लोन के तौर पर 100 करोड़ रुपया दिया, तो इस 100 करोड़ के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा वो तो हिस्सा है रेवेन्यू रिसीट्स के नॉन टैक्स रेवेन्यू का। लेकिन ये जो 100 करोड़ है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये अगर वापस आएगा कभी तो वो किसका हिस्सा बनेगा? वो बनेगा कैपिटल रिसीट्स का हिस्सा।
फिर इसके अलावा डिविडेंड या फिर प्रॉफिट रिसीट्स, ये जितने भी सरकार के PSUs हैं या RBI है या पब्लिक सेक्टर बैंक्स वगैरह हैं, इनसे जो भी डिविडेंड या फिर प्रॉफिट मिलता है सरकार को, वो भी रेवेन्यू रिसीट्स में जाता है। और रेवेन्यू रिसीट्स के भी किस हिस्से में जाता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू हिस्से में जाता है। ग्रांट इन एड्स या फिर एक्सटर्नल असिस्टेंस, कोई फॉरेन नेशन है या इंटरनेशनल बॉडीज हैं, वो ग्रांट इन एड के तौर पे पैसा प्रोवाइड कर दें। लोन नहीं है, ये मदद के लिए पैसा दे रहे हैं या किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसा दे रहे हैं। ये जो ग्रांट इन एड मिलते हैं हमारी कंट्री को, ये जितना भी एक्सटर्नल असिस्टेंस मिलता है हमारी कंट्री को, वो भी किसका हिस्सा है? नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा है। फीस होती है, ये जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं या जुडिशियल सर्विसेज हैं, आप जब जाते होगे तो जगह जगह पे आपको पैसे देने होते होंगे फीस के तौर पे, वो जो फीस है वो फीस भी किसका है? नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा है। लाइसेंस इश्यू करती है सरकार, परमिट्स इश्यू करती है सरकार, उनके ऊपर एक चार्ज लगता है, वो भी किसका हिस्सा है? नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा है। एस्टीट्स क्या होती हैं? कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कोई लीगल हेयर नहीं है, जिसका कोई वारिस नहीं है, अब वो प्रॉपर्टी किसके पास में जाएगी? वो प्रॉपर्टी चली जाती है सरकार के पास में। ऐसी प्रॉपर्टी से जो भी इनकम जनरेट होती है सरकार को, उसको भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा माना जाता है। फाइन्स और पेनल्टीज के थ्रू जो भी पैसा आता है, वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा है। अच्छा, करेंसी नोट्स को प्रिंट करने से या कॉइन्स को मिंट करने से जो भी प्रॉफिट होता है, वो भी सरकार के नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा है। जैसे मान लेते हैं कि सरकार ने 10 रुपए का नोट छापा, ये जो 10 रुपए का नोट छापा गया, मान लेते हैं इसको छापने की एक्चुअल कॉस्ट आई 2 रुपए। कितनी आई? 2 रुपए। लेकिन नोट की मार्केट वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो जो 8 रुपए प्रॉफिट के तौर पे हैं, वो प्रॉफिट किसका हिस्सा है? नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा है। स्पेशल असेसमेंट, ये बड़ा स्पेशल केस है। सरकार ने कोई डेवलपमेंट किया, उस डेवलपमेंट की वजह से अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, तो आपको पे करना पड़ता है एक अमाउंट जिसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने कोई हाईवे बनाया, उस हाईवे के बनने की वजह से आपकी जो नज़दीकी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो जो पेमेंट करना पड़ता है आपको, उसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। ये जो स्पेशल असेसमेंट वाला पैसा है, वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा माना जाता है। और यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनके यहाँ से जितना भी नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स के नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा माना जाता है। देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इसमें एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लोन देती है, उस पर जो भी इंटरेस्ट रिसीव करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो रेवेन्यू रिसीट्स के नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा है। लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है, लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट था, वो अगर कभी वापस आएगा तो उसको कैपिटल रिसीट्स का हिस्सा माना जाएगा। बाकी डिविडेंड और प्रॉफिट है, या ग्रांट्स इन एड है, या कोई फीस है, फाइन्स हैं, पेनल्टीज हैं, एस्टीट के थ्रू जो भी प्रॉपर्टी आई उसकी जो भी इनकम है, या करेंसी नोट्स को प्रिंट करने की वजह से जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, या फिर स्पेशल असेसमेंट्स वगैरह हैं, वो सब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट्स के नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा माना जाते हैं। टैक्स रेवेन्यू में सिर्फ 2 चीज़ें हैं, डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू जितना भी पैसा आ रहा है और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू जितना भी पैसा आ रहा है। देखो, ये सारी चीज़ों को अपने हिसाब से अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना और थोड़ा ढंग से लिखना। मेरे से वो होता नहीं है कि मैं पूरा वो स्लाइड वगैरह बनाऊँ जहाँ एरो लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। मुझे लगता है कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, आप इतनी मेहनत कर सकते हो, अपने नोट्स में बनाओ कि भैया ये है गवर्नमेंट रिसीट्स। गवर्नमेंट रिसीट्स का मतलब द मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। फिर इस गवर्नमेंट रिसीट में 2 हिस्से हैं, एक रेवेन्यू रिसीट्स, एक कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स को फिलहाल के लिए छोड़ दो, अगले सेशन में अपन पढ़ेंगे। ये जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, इनके भी 2 हिस्से हैं, एक है टैक्स रेवेन्यू, दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर लिखो टैक्स रेवेन्यू में कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं, और फिर लिखो नॉन टैक्स रेवेन्यू में कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं। ऐसे पूरा चार्ट बनाओ, ढंग से बनाओ, और ऐसे बनाओ कि आप देखो उसको 2-4 बार तो आपको याद हो, क्योंकि ये जो अगले 3-4 चैप्टर्स हैं इंक्लूडिंग दिस वन, ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये आपको समझ में आने चाहिए। आज की बातचीत हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।